नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज आपके सामने में जो मानव भूगोल का तीसरा तीसरा चैप्टर है, जनसंख्या संगठन, ये आपके सामने लेकर हाजिर हो चुका हूँ दोस्तों। और इससे पहले मैंने आपको दो चैप्टर पढ़ा दिए, जो दो चैप्टर के नोट्स थे। इसकी इसी किताब के जो दो चैप्टर थे, पहला और दूसरा, और तीसरा है जनसंख्या संगठन। ये तीसरा चैप्टर इसके नोट्स में आपके सामने लेकर हाजिर हो चुका हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा देखना। और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और भी हो सके तो दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। एकदम अच्छे नोट्स है। अगर ये नोट्स आपने याद कर लिए तो पूरी परीक्षा में आपको एक भी इनसे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला दोस्तों है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन से आज क्या तात्पर्य दोस्तों, देखो। जनसंख्या संगठन का अभिप्राय एक देश की जनसंख्या का उसकी विशेषताओं जैसे कि आयु, लिंग, व्यवसाय आदि के आधार पर वर्णन करना जनसंख्या संगठन कहलाता है। और दूसरा बात करें दोस्तों लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात कैसे कहते हैं, यानी कि दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है, उसे हम क्या कहते हैं, लिंगानुपात। यानी 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं, पुरुष ज़्यादा है या महिलाएं ज़्यादा हैं, कितने लोग कुंवारे रहते हैं, यही क्या है, लिंगानुपात है। देख सकते हैं दोस्तों आप, ये सूत्र दे रखा है, पुरुषों की जनसंख्या बटे स्त्रियों की जनसंख्या इंटू 1000, लिंगानुपात बराबर है। और दोस्तों, जब किसी देश में लिंग अनुपात कम हो, यानी पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या कम हो, तो ऐसी स्थिति में स्त्री प्रति को लिंग अनुपात कहा जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो, स्त्री प्रति को लिंग अनुपात ऐसा अनेक कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे भ्रूण हत्या, निम्न सामाजिक स्तर, घरेलू हिंसा, शिक्षा की अनुपलब्धता, पुरुषों का प्रभाव। भ्रूण हत्या के कारण स्त्री लिंग अनुपात हो सकता है, स्त्रियों की संख्या कम हो रही है। भ्रूण हत्या यानी दोस्तों महिला के गर्भ में बच्चा या बच्ची डॉक्टर के द्वारा चेक करवा के बच्ची हो तो उसको गर्भ में ही मार दिया जाता है, ये कन्या भ्रूण हत्या है, जो स्त्रियों की संख्या पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और सामाजिक स्तर निम्न, यानी समाज की दशाएं निम्न होगी, समाज अशिक्षित होगा तो भी हो सकता है। और घरेलू हिंसा की वजह से भी बेटियों को इतना सम्मान नहीं दिया जाता है। और शिक्षा तो वैसे है ही, शिक्षा के क्षेत्र में भी बेटियों को शिक्षा कम दी जाती है बच्चों लड़कों की तुलना में। और पुरुषों को भी प्रभाव होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला देश, सबसे कम लिंगानुपात वाला देश यूएई है। और आयु संरचना की बात करें तो दोस्तों, आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या दर्शाती है। और यह हमें विभिन्न आयु वर्गों के अंदर अंदर देश में मौजूद लोगों की संख्या जानने में मदद करती हैं। और इसे मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। ये 3 वर्ग कौन से हैं, 0 से 15, और 0 से लेकर 15 साल तक। और ये आश्रित जनसंख्या है, इनमें बच्चे शामिल होते हैं, यानी 1 साल से, यानी 0 साल छोटे बच्चे से लेकर 15 साल के बच्चे तक ये आश्रित जनसंख्या है। आश्रित जनसंख्या कैसे दोस्तों की, छोटे बच्चे जो होते हैं काम नहीं करते, वो अपने मम्मी पापा पर निर्भर रहते हैं, उसके मम्मी और पापा जो कमाते हैं उसी पर वो खाते हैं और पढ़ाई करते हैं, इसलिए वो आश्रित जनसंख्या हो गई, यानी खुद नहीं कमाना, यही आश्रित है, किसी दूसरे पर निर्भर रहना। और दूसरा पॉइंट है, क्योंकि इस उम्र के बच्चे विकास के दौर में होते हैं और शिक्षा प्राप्त करने में व्यस्त होते हैं, वही बात आ गई दोस्तों। और इसलिए इन्हें आश्रित कहा जाता है, क्योंकि कार्यरत नहीं होते, खुद नहीं कमाते। इस वर्ग में जनसंख्या ज़्यादा होने पर देश में शिक्षा सुविधाओं में खर्चे में वृद्धि होती है। और बात करें 15 से 59 साल के बीच की, तो ये वर्ग कार्यरत जनसंख्या को दर्शाता है, यानी 15 से जो 59 वर्ष के बीच जो युवा हैं वो कार्यरत, यानी जो किसी भी प्रकार का या तो कोई जॉब करते हैं या कोई नौकरी भी करते हैं या कोई धंधा भी करते हैं, तो ये कार्यरत होते हैं। और बाकी जो जनसंख्या 60 से अधिक वाली है, तो 60 से अधिक वर्ष से जो जनसंख्या है वो 15 से 59 के बीच जो जनसंख्या जो युवा पुरुष हैं उन पर निर्भर रहते हैं। और छोटे बच्चे भी जो 15 साल से नीचे, वो भी इसी जनसंख्या पर निर्भर रहते हैं। और इस वर्ग के अंदर मौजूद लगभग सभी व्यक्ति कार्यरत होते हैं। और बात करते हैं 60 वर्ष से अधिक। इस वर्ग में जनसंख्या ज़्यादा होने पर देश की विकास की गति की वृद्धि होती है। इसमें मुख्य रूप से वृद्ध जनसंख्या होती है, यानी बूढ़े लोगों की संख्या होती है। 60 वर्ष से अधिक दोस्तों, आप जान सकते हैं कि जो बूढ़ा आदमी होगा 60 वर्ष से अधिक हो, वो कितना काम कर पाएगा, क्योंकि बूढ़े लोग होते हैं जो, जैसे कि हमारे आपके दादा दादी हैं, वो काम नहीं करते, तो बूढ़े लोग किसी पर आश्रित रहते हैं, यानी उनके बेटों पर आश्रित
रहते हैं, तो वो आश्रित जनसंख्या हो गई। 60 वर्ष से अधिक जितने भी लोग हैं सब आश्रित होते हैं, वो खुद अपना कोई काम या बिजनेस नहीं करते हैं। और ऐसी जनसंख्या अधिक होने की स्थिति में देश में स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, पेंशन आदि का खर्चा बढ़ता है। यानी दोस्तों 60 वर्ष से जो अधिक है उनको आपको पता है सरकार की तरफ से 750 और 1000 की पेंशन मिलती है। जो 60 वर्ष से अधिक जो लोग आश्रित ज़्यादा हो जाते हैं उनको सरकार पेंशन देती है, तो सरकार का पेंशन देने का खर्चा भी जो बढ़ जाता है, और इसी भी आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। ये आश्रित जनसंख्या है। और दोस्तों आश्रित जनसंख्या का प्रश्न पर आपको पूछ ले एग्जाम में 2 नंबर का, तो आप बता सकते हैं कि 0 से लेकर 15 साल के जो बच्चे हैं वो आश्रित जनसंख्या है, और 60 से अधिक वाले जो बूढ़े लोग हैं वो भी आश्रित जनसंख्या है। और इसकी जो बीच वाली है 15 से लेकर 15 से ऊपर और 59 के बीच में जो वो जनसंख्या आश्रित नहीं है, वो खुद निर्भर है। और ये सारणी दे रखी है आपने दोस्तों, आप ये लिख सकते हो रोक रोक के, एक बाई एक पॉइंट पॉइंट करके दोस्तों आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो आयु लिंग पिरामिड का है, क्या है आयु लिंग पिरामिड, लिंग एवं आयु के आधार पर जनसंख्या की विशेषता को दर्शाता है। देखो विस्तारित होती जनसंख्या किस प्रकार से जनसंख्या विस्तृत है, इसका आकार त्रिभुज आकार होता है। जन्म दर ज़्यादा होने की वजह से कम आयु में जनसंख्या ज़्यादा होती है। मृत्यु दर ज़्यादा होने की वजह से उच्च आयु में जनसंख्या कम होती है। जीवन प्रत्याशा कम होती है, यानी जीवन की व्यक्ति की आय जो कम होती है। और ये पिरामिड अल्प विकसित देशों को दर्शाता है। अल्प विकसित देशों को जो दोस्तों जो विकासशील जो आधे विकसित हुए उनको अल्प विकसित यानी आधा विकसित, जो पूरी तरह से विकसित नहीं है। वर्तमान में ऐसी जनसंख्या रचना नाइजीरिया, बांग्लादेश में मैक्सिको की है। वर्तमान की बात करें दोस्तों, 1 नंबर का प्रश्न पूछ ले तो वर्तमान में आपको मैक्सिको लिखना है। स्थिर जनसंख्या क्या है दोस्तों, ये पिरामिड घंटी के आकार का होता है, और जन्म दर व मृत्यु दर लगभग समान होती है, और जनसंख्या स्थिर होती है, यानी जन्म भी समान मृत्यु भी समान। ज़्यादा जनसंख्या न तो बढ़ती है और न ही घटती है, जनसंख्या क्या रहती है, स्थिर रहती है। और जीवन प्रत्याशा सामान्य होती है, न ही कम होती है और न ही ज़्यादा होती है, एकदम सामान्य है। और जनसंख्या संरचना ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ये जनसंख्या जो स्थिर जनसंख्या है ये कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में। और आसमान जनसंख्या क्या है, इस पिरामिड का संकीर्ण आधार और शीर्ष सड़कार होता है, और यहाँ निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर को दिखाता है। निम्न मृत्यु दर भी कम होती है और जन्म दर भी कम होता है। और यहाँ पिरामिड शून्य जनसंख्या वृद्धि और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। वर्तमान में ऐसी जनसंख्या रचना जापान की है। और जो ये जनसंख्या है दोस्तों आसमान जनसंख्या, ये वर्तमान कहाँ की है, जापान की है। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रामीण एवं नगरीय संरचना। ग्रामीण एवं नगरीय संरचना आप स्टेप बाय स्टेप पॉइंट लिखते जाइए, वीडियो को रोक रोक कर आप पॉइंट लिख लीजिए। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो पूरे पॉइंट आपने नहीं लिखे तो आप परीक्षा में कोई भी प्रश्न आएगा तो उसमें से आपको प्रश्न आप उत्तर उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं ग्रामीण एवं नगरीय संरचना क्या है। ग्रामीण नगरीय संगठन एक देश के अंदर गांव एवं शहरों में रहने वाली जनसंख्या को प्रभावित करता है। इसका मूल्यांकन रहने के स्थान के आधार पर किया जाता है, यानी वो किस प्रकार से कहाँ रहता है। गांव में मुख्य रूप से जनसंख्या घनत्व कम होता है एवं लोग कृषि कार्यों में लगे होते हैं। दोस्तों गांव में जनसंख्या कम होती है और ज़मीन ज़्यादा होती है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर गांव में कृषि करते हैं, खेती का काम करते हैं। और शहरों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। लोग 50-50 मंजिल बनाकर ऊपर ऊपर बिल्डिंग में रहते हैं क्योंकि जगह कम होती है, लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होता है। इसी के विपरीत शहरों के अंदर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है। दोस्तों वही बात आ गई मैंने बताई जो, एवं लोग मुख्य रूप से उत्पादन एवं सेवाओं में कार्यरत होते हैं। तो दोस्तों गांव में तो कृषि कर सकते हैं लेकिन बाजारों में कृषि नहीं कर सकते, तो वहाँ पर सेवाएं जो होती है वो सेवाएं उत्पादन यानी जो किसी भी उद्योगों में उत्पादन करते हैं और वस्तु बेचते हैं उन पर निर्भर रहते हैं। और सेवाएं जैसे मैं आपको बता दूं बैंकिंग सेवा है, जो कि टीचरों की सेवा है, और जो सभी प्रकार की सेवाएं हैं उस सेवा में कार्यरत होते हैं। सेवाएं यानी दोस्तों काम न देकर पैसे आपसे पैसे लेकर आपको सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि बस वाला आपको ड्राइवर जो आपको ले जाता है, आपके बदले आपको कुछ देता नहीं है लेकिन आपको दूरी तय कराता है, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, तो ये क्या है, ये सेवाएं हो गई। तो बाजार में ज़्यादातर लोग सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। ग्रामीण एवं नगरीय संरचना के आधार पर हम देश के विकास के स्तर का एवं वहाँ पर उपलब्ध सुविधाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं।
अब बात करते हैं साक्षरता। साक्षरता क्या है दोस्तों? साक्षर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने रोजमर्रा के जीवन में एक सामान्य सरल वाक्य को समझ या पढ़ लिख सके। जो दोस्तों पढ़ लिख सकता है उसको साक्षर माना जाएगा, यानी वो आदमी अनपढ़, उसको अनपढ़ के रेखा में नहीं माना जाएगा, उसको साक्षर माना जाएगा। साक्षरता से मतलब समझिए दोस्तों कि साक्षर कैसे कहते हैं किसे हैं कि जो व्यक्ति पढ़ लिख सकता है उसे साक्षर कहते हैं, यानी लोग कितने पढ़े हुए हैं और कितने अनपढ़ हैं, इसे ही साक्षरता कहते हैं। साक्षरता दर के आधार पर देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता चलता है कि देश की सामाजिक एवं समाज में स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, कितने लोग पढ़े हैं, कितने अनपढ़ हैं, देश की स्थिति का पता चलता है। अधिक साक्षरता दर का अभिप्राय उच्च सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति है, जबकि इसका विपरीत निम्न साक्षरता दर निम्न सामाजिक और आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। इससे ही सरकार की नीति एवं सुविधाएं भी होता है। और भारत के अंदर 60 वर्ष से अधिक आयु वाले ऐसे व्यक्ति जो साक्षर माना जाता है, जो पढ़ लिख सके एवं अंक गणितीय परिकलन कर सके, थोड़ा बहुत गणित भी आती हो उसको और पढ़ लिख सकता है, और 60 वर्ष से आयु उसकी अधिक हो। अब आती है व्यावसायिक संरचना। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन आदि, ये व्यावसायिक संरचना यानी जो व्यवसाय संबंधित होती है। जो प्रारंभिक क्षेत्र में कृषि है, मत्स्य पालन है, पशुपालन, इसमें सब लोग व्यवसाय करते हैं। ये व्यवसाय का काम, यानी इनसे लोगों को पैसे, लोगों की आमदनी बढ़ती है, इससे लोगों को पैसे मिलते हैं। अब कहते हैं द्वितीय क्षेत्र उत्पादन खनन आदि। द्वितीय क्षेत्र दोस्तों और खनन, उत्पादन खनन से लोगों को पैसे मिलते हैं, यानी इस व्यवसाय में व्यवसाय से सभी लोगों की आय प्राप्त होती है। अब है तृतीय क्षेत्र सेवाएं। तृतीय क्षेत्र है तृतीय क्रियाएं, मान लो आप तृतीय क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, ये क्या होती हैं? द्वितीय क्रिया में दोस्तों विनिर्माण, उद्योग, खनन, ये सभी आते हैं। और तृतीय क्रिया में दोस्तों सेवाएं आती हैं। सेवा हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, ये सभी तृतीय क्रिया में आती है। तृतीय क्रिया में जो सभी एक प्रकार का क्या है? व्यवसाय है, जिससे पैसे मिलते हैं, जो लोगों का आमदनी होती है, वो एक प्रकार का व्यवसाय है। चतुर्थ क्षेत्र अनुसंधान, वैचारिक विकास, सूचना प्रौद्योगिकी आदि। और विदेश में कार्यरत जनसंख्या का अधिकांश भाग जिस क्षेत्र में कार्यरत होता है उसे, उनके अनुसार हम क्षेत्र की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। और दोस्तों वो आगे है प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या देश में विकास के निचले स्तर को दर्शाती है। द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या बढ़ती हुई उत्पादन क्षमता को दर्शाती है। और तृतीय क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या देश में सेवाओं के स्तर को दर्शाती है, यानी देश में सेवाएं कितनी हैं, किस स्तर पर हैं। चतुर्थ क्षेत्र के अंदर कार्यरत जनसंख्या देश में विकास और विचारों को वृद्धि को दर्शाती है। दोस्तों ये था हमारा चैप्टर, जो यहाँ पर खत्म हो गया है। चैप्टर को कर दिया हमने एंड। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें दबा के, क्योंकि दोस्तों बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए नोट्स बनाए। अगर ये नोट्स आप अपनी कॉपी में लिख कर क्लियर कर लेते हैं तो इस पार्ट में से एक भी प्रश्न जो आपकी परीक्षा में, एग्जाम में बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि पूरे के पूरे पार्ट के जो नोट्स हैं मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए थैंक यू। जय हिंद।